मित्रों नमस्कार, प्रणाम। सभी समस्याएं छोटी हो जाती है यदि आप उनसे बचने की बजाय उनका सामना करते हैं। इससे हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं और कुछ खबरों को लेते हैं। पहले से कम कार्बन सोख रही है धरती। 2008 के बाद से यह गिरावट आनी चालू हो गई। यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। वाशिंगटन, ग्लोबल वार्मिंग का एक और खतरनाक संकेत सामने आया है। पेड़ पौधे और मिट्टी अब पहले की तरह कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में सक्षम नहीं रहे हैं। 2008 में धरती की कार्बन सोखने की क्षमता चरम पर थी। उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। यह जानकारी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के विश्लेषण से मिली है। कार्बन सोखने की मात्रा में प्रति वर्ष औसत 0.25% की कमी आ गई है। यह परिणाम वेदर जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। क्यों है चिंताजनक? धरती की कार्बन सोखने की क्षमता में कमी का मतलब है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज होगी। इससे समुद्र के स्तर में वृद्धि, मौसम में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी। क्यों आ रही है गिरावट? शोधकर्ता जेम्स कुरन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड और गर्म तापमान ने प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधों के विकास की बढ़ावा दिया था। अब जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव जैसे जंगल की आग, सूखा, तूफान, बाढ़ और पौधों पर गर्मी के तनाव के चलते ये फायदे नुकसान में बदल गए हैं। पेड़ पौधे पहले की तुलना में कम कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहे हैं। हमें उत्सर्जन की प्रति वर्ष 0.3% कम करने की आवश्यकता है। यह बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उत्सर्जन आमतौर पर प्रति वर्ष 1.2% की गति से बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है। मानव गतिविधियां प्रदूषण को बढ़ा रही हैं। पेड़ पौधे कट रहे हैं। अधिक से अधिक हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। इनको रोकना होगा। पेड़ पौधे अधिक लगाने होंगे। जल के स्रोतों को पुनः जीवित करना होगा। मस्तिष्क खुद भी एक पेन किलर है दोस्तों। वाशिंगटन हाल में अमेरिका ने जर्नवॉक्स नाम की एक दवा को मंजूरी दी है जो दर्द के संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। यह दवा ओपीओइड्स जैसे नशे की लत पैदा करने वाली दवाओं का बेहतर विकल्प बन सकती है। इस बीच कुछ शोध बताते हैं कि हम दर्द निवारक दवाओं के बिना ही प्राकृतिक दर्द निवारक से अपने दर्द को स्विच ऑफ कर सकते हैं। शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा माना जाने वाला दर्द मस्तिष्क की एक बनाई हुई अनुभूति है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर में पहले से ही प्राकृतिक पेन किलर मौजूद है। एन के फेलिन्स ये मार्फिन जैसे दर्द निवारक की तरह ही काम करता है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। दौड़ना, तैरना या योग करने से यह सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यदि आप योग करते हैं, तैरते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो यह सिस्टम चालू हो जाता है। यदि आप तनाव में हैं तो कोई भी एक्टिविटी चालू कर दें, दौड़ें, गति करें, घर का कुछ काम कर लें, कुछ ऐसे काम में लग जाएं जिससे शारीरिक गतिविधि बढ़े। वहीं स्वादिष्ट भोजन सिर्फ पेट को ही नहीं भरता, दिमाग को भी खुश करता है। साथ ही जितना कम हम तनाव लेंगे, दर्द का एहसास भी उतना ही कम होगा। अच्छा संगीत सुने, पेंटिंग करें या अपनी पसंदीदा एक्टिविटी करें। अर्थात यदि तनाव को कम करना है, सिर दर्द को कम करना है, हेडेक को कम करना है, तो आप ऐसी एक्टिविटी करें जिसे आप पसंद करते हैं। योग कर सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं। यह मार्फिन जैसा ही प्रभाव उत्पन्न करेगा, उस सिस्टम को सक्रिय कर देगा जिससे तनाव कम होता है। वैदिक ज्ञान के लिए विज्ञान में नवाचारों के लिए क्या कर सकते हैं? वर्तमान में तकनीकी प्रगति का वैदिक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ समन्वय युवाओं को उन नवाचारों के लिए प्रेरित कर सकता है जो मानव प्रगति और पर्यावरण दोनों की भलाई कर सकते हैं। लेकिन उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान के वैदिक आधार के बारे में जानना होगा, जैसे ऋग्वेद व अथर्ववेद ब्रह्मांड विज्ञान, गणित और चिकित्सा से संबंधित ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जो यह दर्शाता है कि भारत में हमेशा से ही विज्ञान और आध्यात्मिकता का सह अस्तित्व रहा है। वहीं न्याय और वैशेषिक दर्शन तर्क, विवेक, अनुभवजन्य साक्ष्यों पर बल देता है,
जो आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए परम आवश्यक सिद्धांत हैं। गीता में आत्म अनुशासन, धैर्य और कर्तव्य अर्थात कर्मयोग की शिक्षा दी गई है, जो भविष्य के वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स के लिए आवश्यक गुण प्रदान करते हैं। विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए युवाओं को आध्यात्मिक ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समन्वय करना होगा। इसके लिए उन्हें कुछ अहम सूत्र अपनाने होंगे। ध्यान और रचनात्मकता, नैतिक विज्ञान जिसमें पतंजलि के योग सूत्र वर्णित हैं, जिसमें यम और नियम बताए गए हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में ईमानदारी, स्थिरता और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना होगा। युवाओं को इस बात पर विचार करना होगा कि हमारे प्राचीन ज्ञान को नवीनतम तकनीकी विकास में कैसे समन्वित किया जा सके, ताकि दुनिया को बेहतर बनाया जा सके, नवाचार किया जा सके। आज एआई का युग है। एआई को वैदिक ज्ञान के विस्तार में बिठाकर नवाचार किया जा सकता है। संस्कृत का व्याकरण स्ट्रक्चर्ड है, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई के लिए आदर्श है। भारतीय युवा संस्कृत भाषा मॉडल, कंप्यूटर लिंग्विस्टिक और ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन में शोध कर सकते हैं। वैदिक धर्मशास्त्र और कर्म सिद्धांत से प्रेरित होकर एथिकल एआई बनाया जा सकता है, जो मानव कल्याण के लिए जिम्मेदारी से कार्य कर सकता है। न्याय और मीमांसा दर्शन से प्रेरित एआई आधारित लॉजिक डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाए जा सकते हैं। वहीं यदि क्वांटम कंप्यूटिंग और भारतीय दर्शन की बात करें, तो वेदांत में वर्णित माया अर्थात भ्रम का सिद्धांत क्वांटम सुपरपोजिशन और ऑब्जर्वर इफेक्ट से तालमेल बैठा सकता है। भारतीय युवा इस क्षेत्र में नवीन अनुसंधान कर सकते हैं। ध्यान और योग को न्यूरोसाइंस व क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ जोड़कर मशीन लर्निंग और कृत्रिम चेतना आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस पर अनुसंधान किया जा सकता है। आयुर्वेद में वर्णित प्रकृति, वात, पित्त और कफ को आधुनिक जेनेटिक्स पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से जोड़ा जा सकता है। भारतीय रसायन शास्त्र से प्रेरणा लेकर बायोकम्पेटिबल नेमोटीरियल्स विकसित किए जा सकते हैं, जो नई औषधियों और दीर्घायु अनुसंधान में सहायक होंगे। भारतीय गुरुकुल प्रणाली से प्रेरित होकर ब्लॉकचेन आधारित विकेंद्रीकृत ज्ञान प्लेटफॉर्म विकसित किए जा सकते हैं। वैदिक गणित के सूत्रों का उपयोग ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन व साइबर सुरक्षा में किया जा सकता है। अर्थात यदि हम वैदिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ दें, तो एक महान घटना होगी, जो आज इस युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो सूत्र हैं वे एआई से जोड़े जा सकते हैं, ताकि मनुष्यता को अधिक नैतिक और विकासवादी बनाया जा सके, जो मानव कल्याण करने में सक्षम हो। वे सूत्र भारत के पास ही हैं, जो मानवता को शीर्ष पर महामानव बनाए जा सकने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए हमें यह प्रयास अभी से करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो ज्ञान है एआई के युग में कहाँ तक सफल सिद्ध होगा, इसके लिए हमें स्वयं ही प्रयास करने होंगे। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, क्यूरियसनेस, सवाल पूछना, थॉट एक्सपेरिमेंट, मैथ्स सिखाने का शौक आइंस्टीन को था। ये सब चीज़ें हम वैदिक ज्ञान से जोड़कर उससे नई बातें निकाल सकते हैं और आधुनिक विज्ञान से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले अपनी किताबों से, अपनी चीज़ों से प्रेम करना सीखो, उससे भावनात्मक रूप से जुड़ो। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स चाहे कितने ही लेट हो जाते थे, लेकिन वो इनोवेशन पूर्ण करके मानते थे। अपनी रचना में कोई कमी नहीं रखते थे। देर होना उन्हें मंजूर है, लेकिन अपने काम में परफेक्शन लाना चाहते थे। वे अपराधी से बचने के लिए भी हमें इनोवेशन करना होगा। एआई के युग में अपराधों से बचने के लिए इनोवेशन अत्यंत आवश्यक है, ताकि मानवता को हम सही दिशा में ले जा सकें। मुस्कुराहट को परखने के लिए भी एक नया डिवाइस बना है, जो आपको बेहतर मुस्कुराने का सलीका सिखाता है। आपकी भावनाएं आपके कामों से चलती हैं। ये साइकेट्री का एक महान संदेश है कि यदि आपकी भावनाएं अच्छी रखनी है, तो आपको काम अच्छा करना होगा। आपका चिंतित मुरझाया हुआ चेहरा न रखें, न किसी दूसरों को दिखाएं। जब आप मुस्कुराते हैं, तो ये आपके दिमाग को एंडोर्फिन छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, जो एक खुशी का केमिकल है, जो आपको प्रसन्न व संतुलित रखता है, बेहतर महसूस कराता है। सिर्फ मुस्कुराने के काम से ही
आप आनंदित हो सकते हैं, अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा महसूस कर सकते हैं। यह एक प्रकार का स्माइली डिवाइस है। जब आप मुस्कुराते हैं तब तक यह आपको ओके नहीं करता है, जब तक आप सच्ची खुशी प्रदर्शित नहीं करते हैं। आपको ऑफिस में प्रवेश नहीं करने देता है। यदि आपको भूख लगी है तो फ्रिज नहीं खोलने देता है। इस डिवाइस के सामने आपको अच्छी तरह मुस्कुराना होगा। आपके होंठ के दोनों कोनों को सही पोजीशन में नहीं मुस्कुराते हैं तब तक वह डिवाइस आपको ऑफिस में घुसने नहीं देगा, न ही आपको भोजन के लिए फ्रिज को खोलने देगा। ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस बन रहे हैं जिसका उपयोग स्मार्टफोन की भांति किया जा सकता है। वह आपको मोबाइल की भांति कैमरा से रिकॉर्ड करने की सुविधा देगा, फ़ोन कॉल कर सकता है। ऐसा आविष्कार अभी आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहा है। बहुत संभव है कि आपको कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में स्मार्टफोन मिले हैं। चीज़ें बदल रही है, इसलिए वे माया या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। वह पहले थी वैसी अभी नहीं है। सत्य वह है जो कभी नहीं बदलता है। जैसे हम किसी भोजन का टुकड़ा खाते हैं तो वह अपना रूप बदलता है, अपना आकार बदल रहा है, अर्थात उसके बीच में गैप है, स्पेस है। उस स्पेस के कारण ही वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्मांड में शरीर वस्तु अपना स्थान बनाता है, इसलिए हमारे शरीर के 5 सूक्ष्म शरीर हैं जो इस को ओरा से ढके रहते हैं। वही हमको जीवित रहने की प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले बीमारी हमारे 5वें शरीर के सबसे बाहरी भाग में आती है। यदि किसी मृत्यु होने वाली है तो 6 महीने पहले ही उसका ओरा चेंज हो जाएगा। उसके शरीर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ड्रॉप आउट होना जीनियस होने की निशानी है, ऐसा विदेश में माना जाता है। यदि आप अपने कार्य से दुखी हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। सच्ची खुशी के लिए हमें वह काम ढूंढना होगा जिसके लिए हम बने हैं। जो जीवित है वही स्वस्थ है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको प्रत्येक कोशिका से जीवित रहना महसूस करना होगा। मरे मरे बुझे हुए से जीवन जीकर सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, ऐसा विद्वानों का मत है। अभी नहीं तो कभी नहीं की भावना होनी चाहिए। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो अभी शुरू कर दें, तभी आपको सफलता मिलेगी। परफेक्शन की चिंता न करें, दिन रात मेहनत करें और सफल हो जाएं। परफेक्शन की होड़ में एप्पल कंपनी एंड्रॉयड स्मार्टफोन से अभी पीछे चल रही है, लेकिन परफेक्शन करने का जो स्टीव जॉब्स ने उदाहरण अपने पिता से ही सीखा था। एक बार वो अपने घर की लकड़ी की अलमारी को पेंट कर रहे थे और जब वह सामने से पेंट कर चुके थे तो पिता ने आकर देखा। उन्होंने कहा कि पीछे पेंट कौन करेगा? तो उन्होंने स्टीव जॉब्स ने कहा कि पीछे तो कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि सिर्फ सामने से ही लोग देखेंगे, किसको मालूम पड़ेगा पीछे पेंट किया या नहीं किया। तो पिता ने कहा कि आपको तो मालूम है कि आपने पीछे पेंट नहीं किया और यह बात आपको जीवन भर कुरे देगी, इसलिए अभी उसको पेंट करो और इस चिंता से मुक्त हो जाओ कि मैंने कार्य परफेक्ट नहीं किया। तो आपके जीवन में भी उनके प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक डिजाइन में यह देखने को मिलता है कि वो कैसे अपने कार्य को परफेक्ट रूप से करते थे। इसलिए दोस्तों, यदि परफेक्ट करना है तो ऐसा परफेक्ट करो कि दुनिया में आपके जैसा परफेक्ट कार्य कोई नहीं कर पाए। यदि आप परफेक्ट नहीं कर सकते हो तो जीवन को इस प्रकार से जियो ताकि आपका काम आसानी से चल जाए, आप दुनिया की होड़ में पीछे न रहें। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने कहा कि हमारी अतृप्ति और असंतोष का कारण क्या है? इच्छा और आवश्यकता में यथेष्ट अंतर है। यद्यपि अनेक व्यक्ति एक ही अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। इच्छा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। हम नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं और लुभा कर उनकी इच्छा करने लगते हैं। ऐसी ही एक इच्छा हमारी आवश्यकता भी है। आवश्यकता केवल ऐसी इच्छा है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमारी तृप्ति हो सकती है। कुछ आवश्यकताएं रुपये पैसे से और कुछ उसके बिना भी पूर्ण हो सकती है। अनेक बार रुपये पैसे की कमी श्रम द्वारा पूर्ण हो जाती है। आवश्यकता और उद्योग का घनिष्ठ संबंध है। आप जितना ही अपनी आवश्यकताएं बढ़ाएंगे उतना ही उद्योग, परिश्रम और कष्ट आपको
रहेगा। प्रत्येक आवश्यकता अपने साथ उद्योग की कुछ मात्रा चाहती है। यदि आपकी आवश्यकताएं थोड़ी है तो आप आसानी से थोड़े से ही रुपए और श्रम से संतुष्ट और तृप्त हो सकते हैं। आधुनिक काल में फैशन परस्त तथा असंयमी व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं में वृद्धि की है, फलतः उनका जीवन संकट में है। यह लेख जनवरी 1950 पृष्ठ 8 पर पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने लिखा था अखंड ज्योति में। यह बहुत बड़ी बात है जो आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए कि हमारी जो मूल आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जीवन की भाग दौड़ में हम अपनों के साथ बैठना, परिवार के साथ रहना भूल गए हैं। बहुत अधिक कमाने के चक्कर में हम आसपास की चीज़ों को, परिवार को, समाज को भूलते जा रहे हैं, अपने आराम को भूलते जा रहे हैं। सिर्फ उतना ही श्रम करें जितनी आवश्यकता है, उतना ही चीज़ों को जुटाएं जो हमारे लिए जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है। यदि आपको सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीना है तो यह सूत्र जीवन भर आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे ऐसे ही प्रेम प्रदर्शित करते रहें। धन्यवाद।